हेलो गाइस, वेलकम टू माय मेस्टर लेक्चर्स। कैसे हैं आप सब। तो मेरा ये जो चैनल बनाने का बेसिक मकसद वो ये है कि और मेडिकल्स को जो है वो हेल्प करना है एनाटॉमी के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को एक ईजीएस्ट वे में अंडरस्टैंड करने में। तो हम लोग जो है वो अपनी एनाटॉमी फिजियोलॉजी के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उनको समझेंगे इस चैनल के थ्रू। और सबसे पहले हम स्टार्ट लेंगे जो है हमारे पास जनरल एनाटॉमी की बुक है उसके थ्रू। तो अपना स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू एनाटॉमी से। तो हम लोग का जो फर्स्ट टॉपिक है जहाँ से हम लोग स्टार्ट लेना है वो हम लेते हैं एनाटॉमी की इंट्रोडक्शन से कि हमारे पास एनाटॉमी है क्या, इसका मतलब क्या है और ये क्यों ज़रूरी है, इसका हमारी बॉडी के लिए क्या पर्पज़ है, ये क्यों इन्वेंट की गई, किसने इन्वेंट की, इसकी हिस्ट्री क्या है। ये तमाम चीज़ें हम इसके इंट्रोडक्शन में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन में हम लोग जो है वो देखते हैं कि इसके हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स क्या है कि किस पर्सन ने किस ईरा में कौन सी चीज़ एनाटॉमी को लेके क्या डिस्कवर किया। तो सबसे पहले हिस्ट्रिकल लैंडमार्क्स हैं, उसके अंदर हमारे पास कुछ इवेंट्स हैं, कुछ पर्सन्स हैं जिन्होंने 19th सेंचुरी से पहले एनाटॉमी की जो हिस्ट्री थी वो इन्वेंट की थी। उसमें हमारे पास सबसे पहले ग्रीक एनाटॉमी आ जाती है। बिफोर क्रिस्ट से पहले वाला हमारे पास एरिया आ जाता है। उसमें जो सबसे पहले हमारे पास था वो हिप्पोक्रेटस था। उसने जो है वो एनाटॉमी की जो साइंस है उसको फाउंडर कहा जाता है, उसकी उसने फाउंड रखी थी। हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू भी आ जाता है कि हमारे पास जो है वो हिप्पोक्रेटस कौन था, या फिर हमारे पास साइंस ऑफ एनाटॉमी का फाउंडर कौन था। तो वो हमारे पास हिप्पोक्रेटस था। नेक्स्ट हमारे पास हीरोफिलस है। हीरोफिलस को फादर ऑफ एनाटॉमी भी कहा जाता है। ये भी एक हमारे पास इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ये हमारे पास इसने जो है इसने भी हमारे पास जो है वो इन्वेंट की थी एनाटॉमी, इसलिए इसको हम लोग फादर ऑफ एनाटॉमी कहते हैं। नेक्स्ट एरिस्टोटल था, उसने जो है वो हमारे पास कंपैरेटिव एनाटॉमी जो है वो उसकी बुनियाद रखी थी। कंपैरेटिव एनाटॉमी का क्या मतलब है कि हमारे पास एक जो एनिमल है या सेम एनिमल या डिफरेंट एनिमल्स या डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो स्ट्रक्चर है उसके कंपैरिजन में, जैसे एक स्ट्रक्चर है वो हमारे पास एक एनिमल में भी प्रेजेंट है, दूसरे एनिमल में भी प्रेजेंट है, तो उन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी जो है वो हमारे पास एरिस्टोटल ने की थी। तो उसने ये कंपैरेटिव एनाटॉमी को उसका एक कंपैरेटिव एनाटॉमी का फाउंडर कहा जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इरेस्टिट्रेटस है, जिसको जो है वो हम लोग जो है फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहते हैं। फिजियोलॉजी का मतलब होता है कि हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट जो स्ट्रक्चर्स हैं उनकी जो फंक्शनिंग है उसकी स्टडी वो फिजियोलॉजी कहलाती है। जबकि जो एनाटॉमी है, एनाटॉमी का बेसिक डेफिनेशन ये है कि जो हमारे पास बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी के वो स्ट्रक्चर्स कैसे बने हैं, किस तरह बने हैं, कौन कौन से स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, तो वो उसकी स्टडी को हम एनाटॉमी कहते हैं। जबकि जो फिजियोलॉजी है वो उन्हीं स्ट्रक्चर की जो आगे फंक्शनिंग है उनकी स्टडी को हम फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जो इरेस्टेट्रेटस था उसको हम फादर ऑफ फिजियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास अल्केमियन है, उसने जो है वो हमारे पास एनाटॉमिकल ऑब्जर्वेशंस और एनिमल्स के ऊपर जो है वो हमारे पास रिकॉर्ड्स दिए थे कि हमारे पास जो एनिमल्स हैं उनके ऊपर डिफरेंट ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है उसने जो है उनकी एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया था। उसके बाद हमारे पास एनाटॉमी आ जाती है रोमन एम्पायर के अंदर। रोमन एम्पायर के अंदर जो है हमारे पास जो साइंटिस्ट था वो र्यूफस था। उसने हमारे पास एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर फर्स्ट बुक लिखी थी। एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर का क्या मतलब है कि हमारे पास जितने भी जो बॉडी के पार्ट्स हैं उनकी हमने नेमिंग कैसे करनी है, जो बॉडी के अंदर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं उनकी नेमिंग जो करने का करने की स्टडी है या जो भी उसका जो प्रोसेस है उसको हम नोमेनक्लेचर कहते हैं, जिस प्रोसेस के थ्रू जो है हम उनकी नेमिंग करते हैं। तो उसने जो है वो हमारे पास फर्स्ट बुक लिखी थी एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर के ऊपर, वो हमारे पास र्यूफिस था। नेक्स्ट हमारे पास जो साइंटिस्ट है वो हमारे पास स्ट्रॉनो था। स्ट्रॉनो ने हमारे पास डिस्क्रिप्टिव एनाटॉमी ऑफ यूट्रस की जो है ऊपर जो है हमारे पास नॉलेज प्रोवाइड किया था कि जो यूट्रस की हमारे पास एनाटॉमी किस तरह होती है। नेक्स्ट हमारे पास गैलन था। गैलन को प्रिंस ऑफ फिजिशियंस भी कहा जाता है। इसने जो है वो हमारे पास प्रिंस ऑफ फिजिशियंस इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने मेडिसिन में स्टडी की थी। एनाटॉमी के ऊपर तो की थी लेकिन उसके साथ जो उसका मेजर फील्ड थी वो मेडिसिन थी, तो इसलिए इसको प्रिंस ऑफ फिजिशियंस भी कहा जाता है। नेक्स्ट 14th सेंचुरी का इरा आ जाता है। 14th सेंचुरी के अंदर हमारे पास बताया गया कि सबसे पहले ह्यूमन डिसेक्शन जो है वो 1240 से पहले जो है वो इटली के अंदर की गई थी। ये भी एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और नेक्स्ट फ्रांस में की गई थी बिफोर 1240। उसके बाद हमारे पास मोंटेनो डी ल्यूजी है। इनका जो इरा है 1276 टू 1326 तक चलता है। इनको जो हम रिस्टोरर ऑफ एनाटॉमी भी कहते हैं। इन्होंने हमारे पास पब्लिक डायसेक्शन की थी। पब्लिक डायसेक्शन मीन्स कि हमारे पास पब्लिकली जो है ह्यूमन की एक डायसेक्शन, ह्यूमन को काट के उसके जो डिफरेंट स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना, वो जो है हमारे पास उसको हम डायसेक्शन कहते हैं। और उसने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था एनाटॉमिया। ये भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास हम देख लेते हैं 15th सेंचुरी। 15th सेंचुरी के अंदर हमारे पास लियोनार्डो डा विंसी था। उसने जो है वो हमारे पास एक आर्टिस्ट था और उसने हमारे पास एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो है वो एनाटॉमी को डिस्क्राइब किया था। एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस का मतलब ये होता है कि विद दी हेल्प ऑफ डायग्राम्स एंड इमेजेस के उसने डायग्राम्स दी थी, विजुअल्स प्रोवाइड किए थे कि एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए, क्योंकि विजुअल्स और डायग्राम्स के थ्रू हमारे पास इजी हो जाता है स्टडी करना, एनाटॉमी को समझना, उनके स्ट्रक्चर्स को। तो ये फर्स्ट साइंटिस्ट था जिसने हमारे पास एनाटॉमिकल इलस्ट्रेशंस के थ्रू जो है एनाटॉमी के ऊपर नॉलेज दिया था। नेक्स्ट 16th सेंचुरी में हमारे पास जैकब से सिल्वियस आ जाता है। जैकब सिल्वियस ने भी हमारे पास एनाटॉमिकल नोमेनक्लेचर को फाउंड किया था। नेक्स्ट कैपरी है। कैपरी ने हमारे पास फर्स्ट बुक लिखी थी, इलस्ट्रेटेड बुक लिखी थी एनाटॉमी के डायग्राम्स के साथ, विजुअल्स के साथ जो फर्स्ट बुक लिखी थी और वो पब्लिश भी हुई थी, वो कैपरी ने की थी। नेक्स्ट एंड्रोलस
विजियलिस है, उसने जो है वो हमारे पास एक बुक लिखी थी एनाटॉमी के ऊपर, उसका नाम था ऑन दी वर्किंग ऑफ ह्यूमन बॉडी, कि हमारी बॉडी किस तरह वर्क करी है उसके ऊपर एक बुक लिखी थी। नेक्स्ट एक एरियस जेंसन था, वो उसने हमारे पास कंपाउंड माइक्रोस्कोप की जो है वो इन्वेंशन की थी। उसके बाद हमारे पास फ्लैपियो आ जाता है, फ्लैपियो ने जो हमारे पास फ्लैपिन ट्यूब जो है हमारे पास जिसको हम यूट्राइन ट्यूब भी कहते हैं, उसकी जो है वो एनाटॉमी डिस्कवर की थी। उसके बाद जब हमारे पास 17th सेंचुरी आ जाती है, 17th सेंचुरी में जो हमारे पास विलियम हार्वी था, उसने हमारे पास एनाटॉमिकल नॉलेज के ऊपर जो है फिजियोलॉजिकल ओरिएंटेशंस दी थी। नेक्स्ट मार्सेलो मेलफिजी था, जिसने हमारे पास माइक्रोस्कोपिक एनाटॉमी की जो है फाउंडेशन रखी थी। बार्थोलिन था, बार्थोलिन ने बार्थोलिन ग्लैंड जो है वो डिस्कवर किया था। बार्थोलिन ग्लैंड क्या है? ये हमारे पास एक वेजाइनल ग्लैंड है, जो कि हमारे पास वेजाइना के अंदर जो है वो लुब्रिकेशन को प्रोवाइड करने के लिए जो है एक तरह से एक फ्लूइड जो है वो रिलीज़ करता है। तो ये बार्थोलिन ग्लैंड की जो डिस्कवरी है वो बार्थोलिन ने की थी। फिर हमारे पास स्वेम्बरडैम एंड टायसन है, इन्होंने हमारे पास ये हमारे पास कंपेरेटिव एनाटॉमिस्ट हैं, यानी ये भी कंपेरेटिव एनाटॉमी की ही स्टडी करते थे। नेक्स्ट हमारे पास जो है अदर इवेंट्स में हमारे पास फर्स्ट रिकॉर्डेड ह्यूमन डिसेक्शन बुक टुक प्लेस इन 1638। 1638 में हमारे पास ह्यूमन डिसेक्शन के ऊपर फर्स्ट रिकॉर्डिंग की गई थी। नेक्स्ट हमारे पास अल्कोहल जो है वो फर्स्टली इंट्रोड्यूस करवाया गया था प्रिजर्वेटिव के तौर पे 1660 में। ये 17th सेंचुरी तक हमारे पास इन्वेंशन हुई थी। उसके बाद हमारे पास 18th सेंचुरी आ जाती है। 18th सेंचुरी में हमारे पास मोरगाग्नी था। मोरगाग्नी ने हमारे पास जो वॉल्व्स ऑफ मोरगाग्नी, जिसको हम एनल वॉल्व्स भी कहते हैं, वो डिस्कवर किए थे। उसने पैथोलॉजिकल एनाटॉमी भी डिस्कवर की थी, कि हमारे पास पैथोलॉजिकल का मतलब है कि हमारे पास जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनके अंदर कोई भी जो पैथोलॉजी हो सकती है, कोई भी डिजीज़ हो सकती है, तो वो पैथोलॉजिकल एनाटॉमी की फाउंडेशन भी मोरगाग्नी ने रखी थी। नेक्स्ट हमारे पास विंसलो आ जाता है। विंसलो ने हमारे पास जो है वो एडिटस टू लेजर सैक डिस्क्राइब किया था। फिर विलियम हंटर एंड जॉन हंटर है, इन्होंने ये भी हमारे पास एक एनाटॉमिकल म्यूजियम्स की इन्होंने फाउंडेशन रखी थी, कि एनाटॉमी की बेस पे एनाटॉमी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स का एक इन्होंने म्यूजियम बनाया था। नेक्स्ट फ्रेडरिक वोल्फ है। फ्रेडरिक वोल्फ ने हमारे पास मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी इस्टेब्लिश की थी। मॉडर्न एम्ब्रियोलॉजी का मतलब है कि इंसान के पैदा होने से पहले जो एक एम्ब्रियो होता है उसकी जो स्टडी करना, उसकी ओवरऑल सारी उसकी जो स्टेजेस हैं उनकी स्टडी करना, फर्स्ट मंथ से लेकर 9 मंथ तक, वो सारी की स्टडी जो है वो हमारे पास फ्रेडरिक वोल्फ ने इस्टेब्लिश की थी। उसने हमारे पास वोल्फियन डक्ट जो है उसकी डेवलपमेंट भी करवाई थी। नेक्स्ट है वो हमारे पास आता है जॉन चार्लिस एंड बेल, इन्होंने हमारे पास सर्जिकल म्यूजियम जो है फाउंड किए थे। उसके बाद बुफन डेविंटन एंड जॉन हंटर है, ये भी हमारे पास एक कंपेरेटिव एनाटॉमिस्ट थे और इन्होंने डेंटल एनाटॉमी की फाउंडेशन रखी थी। उसके बाद 19th सेंचुरी में हमारे पास कुछ साइंटिस्ट आ जाते हैं, उसमें हमारे पास बिशैर था, उन्होंने हमारे पास क्लासिफाइड टिश्यूज़ की स्टडी की थी। क्लासिफाइड टिश्यूज़ मीन्स के बॉडी के अंदर जितने भी जो ऑर्गन्स के अंदर जो टिश्यूज़ हैं उनको क्लासीफाई किया था। नेक्स्ट स्वान एंड शील्डन एंड बेकर हैं, ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, इन्होंने हमारे पास जो है वो सेल थ्योरी पर्पज़ की थी। नेक्स्ट उसके बाद एस्ले कूपर है। एस्ले कूपर जो है वो हमारे पास एक नोटेबल एनाटॉमिस्ट था और इसने जो है हमारे पास जो ब्रेस्ट के डिफरेंट लिगामेंट्स हैं उनको डिस्कवर करवाया था। नेक्स्ट मैकल है। मैकल भी कंपेरेटिव एनाटॉमिस्ट में आता है और इसने हमारे पास 3 तरह की डिस्कवरीज की थी। फर्स्ट इसने मैकल्स कार्टिलेज, जिसको हम कार्टिलेज जो फर्स्ट फ्रेंजियल आर्च भी कहते हैं, उसकी डिस्कवरी करवाई थी। नेक्स्ट उसने ट्राइजेमिनल केव की जो है वो हमारे पास डिस्कवरी करवाई थी। फिर मैकल्स से वर्टिकुलम, उसने हील्ड वर्टिकुलम की जो है वो डिस्कवरी करवाई थी। ये इसकी 3 मेन डिस्कवरीज हैं। नेक्स्ट क्यूवेर आ जाता है। क्यूवेर ने हमारे पास डक्ट ऑफ क्यूवेर, जिसको हम लेस कॉमन कार्डिनल वेन भी कहते हैं, उसकी डिस्कवरी करवाई थी। ये भी कंपेरेटिव एनाटॉमिस्ट था। रेमोनी कैजल था, ये है इसने हमारे पास साइंस ऑफ न्यूरो हिस्टोलॉजी के न्यूरो के अंदर हमारे पास इंटरनली डिफरेंट जो टिश्यूज़ हैं, सेल्स हैं, उनकी स्टडी माइक्रोस्कोपिकली वो हमारे पास इस्टेब्लिश करवाई थी। नॉन चेना उसने एक्सरेज की बेस पे एक्सरेज डिस्कवर की थी, कि एक्सरेज की हेल्प से हम किस तरह जो हमारे स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी कर सकते हैं। उसके बाद अदर इवेंट्स में हमारे पास फॉर्मेलिन है, उसने वॉज यूज एज फिक्सेटिव इन 18। फॉर्मेलिन जो है वो फर्स्ट एज ए फिक्सेटिव जो है वो यूज़ किया गया था 1890 में। उसके बाद हमारे पास फर्स्ट जो डाइजेक्शन है वो करवाई गई थी। वो डाइसेक्शन जो है वो कंपलसरी कर दी गई थी मेडिकल स्टूडेंट्स के लिए, इसलिए एडिनबर्ग के अंदर 1826 में और मेरीलैंड के अंदर 1837 में। ये इसलिए किया गया था ताकि डाइसेक्शन के थ्रू स्टूडेंट्स को ईजी हो जाए ह्यूमन की जो एनाटॉमी है उसके स्ट्रक्चर्स को समझना। नेक्स्ट वारबर्टन एंड एनाटॉमिकल एक्ट 1832, इस एक्ट के थ्रू जो हमारे पास स्कूल्स ऑफ एनाटॉमी बनाए गए थे। उस स्कूल में ये पहली दफ़ा परमिशन दी गई थी कि जो हमारे पास डेड बॉडीज़ हैं, जो अनक्लेम्ड डेड बॉडीज़ हैं, जिनको क्लेम करने वाला कोई नहीं है, उन डेड बॉडीज़ को यूज़ करके उनके जो स्ट्रक्चर्स हैं और जो एनाटॉमी है उसको समझा जा सके और आगे स्टूडेंट्स को भी उसमें हेल्प करवाई जा सके। उसके बाद फर्स्ट एनाटॉमिकल एक्ट अमेरिका में हुआ था 1831 में। उसके अंदर हमारे पास एक काफ़ी ज़्यादा नंबर ऑफ एनाटॉमिकल सोसाइटीज़ बनाई गई थी। उसके अंदर हमारे पास एनाटॉमिकल सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटिश एंड आयरलैंड थी, अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ एनाटॉमिस्ट थे।
ये सोसाइटीज़ का पर्पज़ क्या था कि ये भी मिलके मीटिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाती थी। उन मीटिंग्स के अंदर के किस तरह हम लोग ज़्यादा बेटर वे में एनाटॉमी को समझ सकते हैं और क्या-क्या हम लोग जो है उसमें रिफॉर्म्स कर सकते हैं, जिसके थ्रू जो है मेडिकल स्टूडेंट्स की जो है हेल्प करवाई जा सके। ये सब डिस्कस होता था। उसके बाद डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स भी बनाए गए थे कि एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए। उन एनाटॉमी को स्टडी करने के लिए जो हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स बनाए गए थे, उनमें हमारे पास मेन स्टेथोस्कोप है। स्टेथोस्कोप क्यों यूज़ करते हैं? हार्ट की और रेस्पिरेटरी की जो साउंड्स हैं उनको पालपेट करने के लिए, हेयर करने के लिए ओथोस्कोप बनाया गया था एयर के लिए। उसके बाद ऑप्थेल्मोस्कोप बनाया गया था आई की एग्जामिनेशन के लिए, लारेंजियोस्कोप बनाया गया था थ्रोट या लेरिंग्स एग्जामिनेशन के लिए, गैस्ट्रोस्कोप बनाया गया था स्टमक की एग्जामिनेशन के लिए, सेटोस्कोप बनाया था यूरिनरी ब्लैडर की जो इंटीरियरली सरफेस हैं उनको स्टडी करने के लिए, ब्रोंकोस्कोप बनाया गया था लंग्स की इंटीरियर सरफेस को स्टडी करने के लिए। तो ये सब जो पॉइंट्स थे ये हमारे पास याद करने वाली चीज़ें हैं। इनमें से ऐसा कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मेन चीज़ें इसमें MCQ के तौर पे इसकी हिस्ट्री में आती हैं वो हमारे पास हिपोक्रेट्स के बारे में MCQ आ जाता है, या फिर हमारे पास हीरोफिलस के बारे में या एरिस्टोटल के बारे में। ये तीन हमारे पास यहाँ से इंपॉर्टेंट MCQ हैं। उसके अलावा हमारे पास जो ड्यूफस के बारे में क्वेश्चन आ जाता है कि इसने हमारे पास फर्स्ट बुक लिखी थी, और इसके अलावा यहाँ से ऐसा इतना कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। ये 14th सेंचुरी में आ जाता है कि फर्स्ट ह्यूमन डायसेक्शन कब करवाई गई थी, ये एक MCQ आ जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास बार्थोलिन के ऊपर आ जाता है कि बार्थोलिन ग्लैंड किसने जो है वो डिस्कवर करवाया था, ये हमारे पास यहाँ से एक इम्पोर्टेंट MCQ है। उसके अलावा जो है हमारे पास ये श्वान एंड शिल्डन बेकर के सेल थ्योरी किसने पर्पस की थी, तो श्वान एंड शिल्डन ने पर्पस की थी, ये एक इम्पोर्टेंट MCQ है। उसके अलावा यहाँ से जो हमारे पास इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स है कि किस इंस्ट्रूमेंट को किस चीज़ के लिए यूज़ करवाते हैं। तो उसमें हमारे पास ये पूछ सकते हैं कि हार्ट या रेस्पिरेटरी साउंड के लिए हम कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, वो स्टेथोस्कोप आ सकता है। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि हम ओटोस्कोप को किस लिए यूज़ करते हैं, या साइटोस्कोप को किस लिए यूज़ करते हैं, यूरिनरी ब्लैडर की स्टडी के लिए, या फिर ब्रोंकोस्कोप को हम यूज़ करते हैं लंग्स की स्टडी के लिए। तो ये 6 पॉइंट्स यहाँ से इंपॉर्टेंट हैं जो याद करने वाले हैं। इससे इन सारी हिस्ट्री में एज सच कोई जो है वो हमारे पास कंसेप्चुअल चीज़ नहीं थी। ये सारी चीज़ें जो है वो एक तरह से रट्टे वाली चीज़ें हैं। इनमें से भी जो मेन 3 MCQs हैं वो MCQs में ही पूछा जाता है। एज सच लॉन्ग में कोई भी क्वेश्चंस इनमें से नहीं आता।